नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बीए पार्ट थर्ड, जिसमें चल रहा है अपना भारतीय रियासतों पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व है। अपन ने पहले वाली क्लासों में देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने किस किस नीति का सहारा लेकर के भारतीय राज्यों या रियासतों पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। इसमें अपन देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के अनुसार इंग्लैंड का ताज अब निश्चित रूप से भारत का शासक एवं सर्वोच्च है। इस रूप में उन्होंने ये कहावत स्वीकार की है लॉर्ड कैनिंग के अनुसार। आगे देखते हैं, भारत में अब निश्चित रूप से इंग्लैंड का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। यह पहले कभी नहीं था। इसको चाहे नरेशों द्वारा महसूस नहीं किया जावे, पर उत्सुकता से स्वीकार किया जाता है। ये किसका कहना था? लॉर्ड कैनिंग का। वैसे अपन ने देखा था कि शुरुआत में अंग्रेजों का केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत से किसी न किसी रूप में वो अपना व्यापारिक लाभ कमा सके और आर्थिक हित को साधते हुए अपने स्वदेश वो पहुंचा सके। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने भारतीय देशी नरेशों की या देशी रियासतों की स्थिति को देखा, तो उन्होंने यहाँ पर अपना पंजा जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने किस किस तरह की नीतियाँ अपना करके, जिसमें अपन ने देखा था कि ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ एकता की नीति भी एक नीति थी उसमें, जिसमें देशी रियासतें अधीन भी रहे और किसी न किसी रूप में उनको एक तरह से एकता का वो प्रदर्शन करते रहे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के साथ जो नीतियाँ थोप करके या अपना करके उनको अपने अधिकार में करते रहे, उनको और अपन आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नरेशों को गुलाम का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नरेशों को गुलामी का प्रयास कराना शुरू कर दिया गया था। उनके साथ समानता की भावना का अंतर कर दिया गया था और इस सर्वोच्चता को देशी राज्यों में व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए थे। वैसे ब्रिटिश लोग अपने दिखावे के रूप में कहीं न कहीं ये बातें करते रहते थे और कुछ काम ऐसे भी करते थे जिससे कि भारतीय नरेशों को या भारतीय जनता को ये लगे कि उनका कहीं ना कहीं वो समानता के साथ उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इस समानता के व्यवहार में भी उनकी एक तरह से उनका स्वार्थ छिपा रहता था और वो कहीं न कहीं जा कर के भारतीय नरेशों को फिर छिन्न भिन्न करने की कोशिश करना शुरू कर देते थे। इसी में अपन आगे देखते हैं कि उनके कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे कि उन्होंने भारतीय नरेशों को ऊपर थोप करके उनको अपने अधिकार में लेते चले गए। अंग्रेज रेजिडेंट्स, देशी नरेशों को प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज रेजिडेंट्स के अधीन रख दिया गया था। कोई भी नरेश उनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। हमारे देश में जब नरेशों का शासन था, राजाओं का शासन था, तो वो अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे। अब अपन ने देखा कि हमारे देश में कई विदेशी कंपनियां आई जो कि व्यापार करती रही और अपना आर्थिक लाभ वो कमाती रही। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप में और सबसे ज़्यादा अधिक समय तक भारत में व्यापार किया, जिसमें उन्होंने धीरे धीरे भारतीय नरेशों की जो स्वतंत्रता थी उसको भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने अपनी जो रेजिडेंट्स थी उनके अधीन भारतीय नरेशों को करके इस प्रकार से उनके सारे अधिकार छीन लिए थे कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन स्वयं अपनी इच्छा से नहीं ले सकते थे। उनको हर निर्णय के लिए इनकी अंग्रेज रेजिडेंट्स की अनुमति लेनी पड़ती थी। इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे भारतीय नरेशों को या भारतीय रियासतों को अपने अधिकार में करना शुरू कर दिया था। इसी में आगे देखते हैं पूर्ण प्रभुता में क्या था कि अंग्रेज सरकार देशी नरेशों को युद्ध के शास्त्रों का परमिट देने में अपनी पूर्ण संप्रभुता का परिचय देती थी। यानी कि किसी भी भारतीय देशी नरेश को युद्ध लड़ने के लिए शास्त्र जब ही लेने होंगे जब उनको अंग्रेज सरकार की एक तरह से आदेश उनका मिलेगा, लिखित में उनको पूर्ण संप्रभुता अंग्रेज सरकार उनको देगी। इस प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने
भारतीय नरेशों को या भारतीय रियासतों को बिल्कुल अपने अधिकार में कर लिया और उनकी स्वतंत्रता को एक तरह से ख़त्म कर दिया। इसी में आगे देखते हैं अपन कि कौन सी उनकी नीतियाँ थी जिसे भारतीय नरेशों को उन्होंने एक तरह से पंगु बनाना शुरू कर दिया था। पक्षों पर नियुक्ति से पहले अनुमति। किसी भी पद पर नियुक्ति होती थी तो भारतीय देशी रियासतों को अंग्रेज सरकार से एक तरह से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसमें देखते हैं कि भारतीय नरेशों को अपने राज्यों के उत्तरदायी पदों पर अधिकारी नियुक्त करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। चूँकि अगर हम वैसे देखते हैं तो अंग्रेज सरकार से अनुमति लेने का कोई कारण ही पैदा नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय नरेशों को इस तरह से अपने कब्जे में कर लिया कि वो यदि किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी की या कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे तो पहले वो ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेंगे। ऐसा उनके ऊपर एक तरह से आदेश थोप दिया गया था। इस प्रकार से भारतीय नरेश धीरे धीरे, भारतीय रियासतें धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के अधीन होती चली गई थी, जिसमें अंग्रेज कुछ ऐसा दिखावा करते थे जिससे कि भारतीय नरेशों को लगे कि हमारे साथ अंग्रेज सरकार समानता का व्यवहार कर रही है, लेकिन ऐसा उनका दिखावा था और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो लोग करते थे। बाकी वो भारतीय नरेशों को कभी भी एकजुट होकर के नहीं रहने देते थे, ऐसी उनकी रणनीति चल रही थी। इसी में अपन आगे देखते हैं कानून बनाने के लिए अनुमति। देशी नरेश अपने यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कानून बनाने से पूर्व भारत की केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त उनको करनी पड़ती थी। इस प्रकार से भारतीय नरेशों को कानून के क्षेत्र में भी किससे, अंग्रेज सरकार से, ब्रिटिश सरकार से अब उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। इसी में अपन आगे देखते हैं याचिका का अधिकार, यानी भारत की केंद्रीय सरकार व ब्रिटिश सरकार नरेशों के विरुद्ध उनकी जनता की याचिका सुन सकती थी। वैसे ये अधिकार भारतीय नरेशों को था कि वो उनकी जनता की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो खुद करें, जिसमें उनके फैसले वो खुद सुनाएं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक भी हो गया था कि भारतीय नरेश जनता की याचिका सुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है और ब्रिटिश सरकार या देशी केंद्रीय सरकार भारतीय जनता के जो निर्णय थी या उनकी न्यायिक व्यवस्था थी उसको वो लोग सुन सकते थे। इसी में अपन आगे देखते हैं भारतीय देशी नरेशों को सीधे सीधे विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की छूट भी उन्होंने नहीं दी थी, यानी कि भारतीय केंद्रीय सरकार डायरेक्ट विदेशों से कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी। इसके लिए उनको अंग्रेज सरकार को बीच में लेना पड़ता था या उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। इसी में अपन आगे देखते हैं भारत की केंद्रीय सरकार राज्य में अव्यवस्था व अराजकता फैलने पर राजा को अपनी गद्दी से हटाकर उसे दंडित भी कर सकती थी। इस अधिकार का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर, बड़ौदा, अलवर व भरतपुर के नरेशों के साथ किया था। ये एक तरह से उदाहरण है कि ब्रिटिश सरकार ने ये इनके साथ किया था। इसमें अपन आगे देखते हैं कलकत्ता व दिल्ली दरबारों में यह कई आयोजनों पर नरेशों को यह दर्शाया गया था कि वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं। ये बात बता दी गई थी उनको कि वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेंगे। 1926 के पत्र में तो लॉर्ड कैनिंग ने स्पष्ट रूप से निजाम को लिख दिया था कि ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता भारत में परम है। इस प्रकार से उन्होंने लिखित रूप में भी और व्यवहारिक रूप में भी ये बात सिद्ध कर दी थी कि भारतीय नरेश ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस किस प्रकार से ये नीतियाँ लागू करके भारतीय नरेशों को या भारतीय देशी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था और उनकी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से उन्होंने नष्ट कर दिया था। भारतीय नरेश अब किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते थे और कोई भी कानूनी कार्रवाई या किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक व्यवस्था या विदेशों से संबंध स्थापित करना आदि सब कुछ करने से पहले उनको अंग्रेज सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। धन्यवाद दोस्तों, बचा हुआ अपन अगली क्लास में देखते हैं।